नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखें। उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े काफी करीब पहुंच गए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। वहीं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार के पक्ष में 270 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए, यानी कि अब जीत के पास जो बाइडेन सिर्फ 6 और इलेक्टोरल वोट की उन्हें दरकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंची है। ट्रंप कैंपेन ने बुधवार को पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में जहां पर वोटों की गिनती हो रही है वहां पर समर्थक पहुंच गए और सार्थक पहुंच प्रदान किए जाने तक मतदान रोकने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ने कोर्ट से विस्कॉन्सिन राज्य में वोटों की गिनती फिर से करवाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि विस्कॉन्सिन में बाइडेन को जीत हासिल हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में अब डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। जो बाइडेन ने अपने नए ट्वीट में कहा कि प्रक्रिया और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, एक साथ हम इससे जीतेंगे। उधर कानपुर के बिकरू कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को शासन को सौंप दी। इसमें 75 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। जांच रिपोर्ट में पुलिस की गंभीर चूक उजागर की गई है। रिपोर्ट पर शासन में मंथन शुरू हो गया। दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में से कुछ पर पहले से ही कार्रवाई हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जिन 75 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई उनमें से 60% पुलिस विभाग के ही हैं। शेष 40% प्रशासन, राजस्व, खाद्य और रसद तथा अन्य विभागों के। पीलीभीत में विधायक निधि से करोड़ों की बंदरबांट सामने आई है। 2 फर्मों को काम देने के लिए मैनेज किए गए टेंडर 1% से 0.01% लो करके टेंडर्स में बंदरबांट की गई। फर्म में विधायक का सगा रिश्तेदार भी पार्टनर है। विधायक ने अपनी निधि का पैसा ब्लॉक को ट्रांसफर किया। बाबूराम पासवान पूरनपुर के विधायक हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली के त्योहार से पहले प्रदूषण के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई का स्तर 874 रहा तो नोएडा में 999 से ज्यादा, वहीं गाजियाबाद में एक्यूआई 767 पर पहुंच गया। मुरादाबाद में भी हवा की गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब था। यहां पर एक्यूआई 415 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ दिखाई दी। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली थाना इलाके के मेरठ रोड पर कबाड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रामपुर में इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हुई। ज्वालाचाप डॉक्टर से दवा लेने गया था मरीज। गुस्साए परिजन डेड बॉडी लेकर के डीएम आवास पर पहुंचे। पुलिस ने ज्वालाचाप डॉक्टर को हिरासत में लिया। लखनऊ में पुलिस चौकी में महिलाओं का हंगामा देखने को मिला। पुलिस के सामने प्रेमी युगल को जमकर पीटा गया। पुलिसकर्मियों पर भी परिजन जमकर बरसे। युवती के भाई को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 6842 नए कोरोना के मरीज सामने आए। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 6000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। 51 और लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई। अब तक राजधानी में कुल 6703 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है। फिलहाल एक्टिव कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 37,369 है और दिल्ली में अब मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 कोरोना के मरीजों की और मौत हुई है और 388 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 63,585 हो गई है। इनमें से 58,221 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 11,444 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 121 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले।
करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से चीन के नए संस्थान को सौंपा गया। खास बात यह कि गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है। करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई उसके सभी 9 सदस्य ईटीपीबी से ताल्लुक रखते हैं। ईटीपीबी को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है। आईपीएल के 13वें सीजन के पहले क्वालिफायर में आज शाम को 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दुबई में आमने सामने की भिड़ंत होगी। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम को 6 नवंबर को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ना होगा। उस मैच के विजेता को फाइनल का टिकट मिलेगा। सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए। दोनों बार मुंबई ने दिल्ली को हराया। वुमेन्स T20 चैलेंज के पहले मुकाबले में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 5 विकेट से हरा दिया। बाएं हाथ की स्पिनर एकता बिष्ट की शानदार गेंदबाजी के बाद दक्षिण अफ्रीका की सुरेलूस की 21 गेंदों में नाबाद 37 रनों की मदद से जीत हासिल की। हरमनप्रीत कौर की टीम सुपरनोवाज ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। उसके लिए सबसे अधिक अट्टापट्टू ने 44 रन की पारी खेली। मिताली की वेलोसिटी ने 1 गेंद बाकी रहते हुए 5 विकेट पर 129 रन बनाकर जीत हासिल कर। तो चलिए अब रुक करते हैं देवभूमि की खबरों का। देहरादून से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है और 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की सरकार की योजना। त्रिवेंद्र सरकार अब जल्द इसे लेकर एक कानून बनाएगी। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है और जल्द ही ये योजना धरातल पर आकार लेगी। इसकी वजह से स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल पाएगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की राज्य सरकार की योजना और इसे लेकर त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही कानून बनाएगी। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर राज्य सरकार काम करेगी जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ओर से उद्योग विभाग को सौंपी गई है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए कोरोना काल में इस बात की खुशखबरी है कि नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उनको नौकरी मिल पाएगी। सत्तर % रोजगार स्थानीय युवाओं को मुहैया करवाने की कवायद चल रही है और इसकी जिम्मेदारी उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। सरकार इस तरह का कानून ला करके युवाओं को नौकरी का भरोसा दे रही है। लेकिन सरकार के सामने भी सबसे बड़ी परेशानी इस बात की होगी कि क्या नया रोजगार सरकार सृजित कर पाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल पाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतन नेगी हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे। और रतन, क्या है ये योजना और कैसे आखिरकार युवाओं को लाभ मिलेगा? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो तमाम युवा हैं उनको स्वरोजगार से यहाँ पर जोड़ा जाए, जिसके लिए प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी लगातार प्रदेश के अंदर चल रही है। वहीं अगर उत्तराखंड के लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, जो 70% युवा हैं, लगातार अगर हम उनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दर्द होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी उपेक्षा की जा रही है क्योंकि राज्य के अंदर उनको रोजगार नहीं मिलता। तमाम उद्योगपति जो है वो उनको रोजगार नहीं दे पाते। तो इसी के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अहम निर्णय यहाँ पर लिया है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक कानून यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ बनाते हुए नजर आएंगे, जिससे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिले। यानी कि साफ तौर पर जो आह्वान यहाँ पर छिड़ेगा वो छिड़ेगा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए बना रहे हैं एक कानून। त्रिवेंद्र सरकार अब उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर करने जा रही है, जिसमें त्रिवेंद्र सरकार इनके लिए कानून बनाएगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योग
विभाग को इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देती है। इससे पहले हम बता दें हेमंत जी की स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक जियो निकाला था कि उत्तराखंड के अंदर यदि कोई उद्योग यहाँ पर लगते हैं तो उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। श्रम और उद्योग विभाग में आपस में खींचतान चल रही थी, क्योंकि सिर्फ कहते हैं कि खाना पूर्ति के लिए बात कही गई थी। तो इसी का दर्द लगातार सताता नजर आता है उत्तराखंड के युवाओं की जवाबी, और अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, जिसके लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। बिल्कुल रतन, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से अगली खबर पर भी आपसे अपडेट करने के लिए लौटूंगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि युवाओं को इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस होगा। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। पुलिस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सभी जिलों के मुख्य राजकीय भवनों पर लाइटिंग की जाएगी, उन्हें रोशनी से जगमग किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ रतन नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी, स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह के आयोजन होंगे? देखिए, निश्चित 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड की सरकार मनाती हुई नजर आएगी, लेकिन कोरोना काल में अब पूरी सादगी के साथ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी स्थापना दिवस के दिन मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस की धूम यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण ब्रांचसैंण में भी देखने को हमें मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 नवंबर को देहरादून की पुलिस लाइन में सबसे पहले मुख्य समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद वो गैरसैंण जाएंगे। गैरसैंण में पुलिस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आने वाले समय में पहाड़ के लिए कर सकते हैं। वहीं सभी जिलों मुख्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह से मनाया जाएगा। हेमंत, 8 नवंबर से 11 नवंबर तक देहरादून सहित अन्य जिलों के जो मुख्य राजकीय भवन है उनको प्रकाशमान किया जाएगा। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम के अपने जो कार्यालय पर्यटक आवास है वो भी उज्ज्वलित रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाइक रैली का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि राज्य के समस्त महाविद्यालयों में फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से करेंगे। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पुल है जो डोबरा चट्टी पुल है, जिसकी आज बिल्कुल रतन, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार नजर बनाए हुए हैं हम इस खबर पर भी कि किस तरह से स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, विभिन्न पार्कों के निर्माण के लिए धन स्वीकृत किया गया है। चंपावत में नेहरू पार्क के लिए सौंदर्यीकरण को लेकर के 47,81,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। पंडित दीनदयाल पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 5,35,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इको पार्क के निर्माण के लिए संस्था के गठन को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कई पार्कों का पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा और साथ ही साथ नए पार्कों का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए धनराशि की स्वीकृति की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड में बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का ही जो लाभ है वो उत्तराखंड की जनता को मिलता जा रहा है। इसी के चलते चंपावत की टनकपुर नगर पालिका के अंतर्गत नेहरू पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 47.81 लाख का यहाँ पर देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दीनदयाल जो पार्क है उसके सौंदर्यीकरण के लिए 5,35,000 की धनराशि स्वीकृत की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 38वें राष्ट्रीय खेल के अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भी करोड़ों की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत की है। इसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 कार्यों में प्रथम चरण के 3 कार्यों में 29,83,06,664 रुपए स्वीकृत किए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो धनराशि के बाद भारत सरकार का केंद्र राज्य की धनराशि की प्राप्त होने का जिसमें समायोजन इसको किया जाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भी अब 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार के 18 मार्च को अगर हम कहें तो 4 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में त्रिवेंद्र रावत की सरकार पर नजर है, विपक्ष की नजर है आम आदमी पार्टी की। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार तमाम जो घोषणाएं उन्होंने की उसे रास्ता उतारने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, जो बचा हुआ है और उत्तराखंड के विजन के लिए लगातार नई घोषणाएं और नए लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम लगातार आने वाले। बिल्कुल, ये अनूठी सौगात है जनता को सरकार की और जरूर से जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रतन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में बीजेपी के राज्य मंत्री सुशील चौहान पर जमीन खरीद फरोख्त मामले को लेकर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ता रहे प्रदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि राज्य मंत्री सुशील चौहान अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जमीनों की खरीद फरोख्त में धांधली कर रहे हैं।
इस संबंध में पीड़ित ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सीबीआई निदेशक से लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और पीड़ित पूर्व में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो कई गंभीर आरोप लगे हैं राज्य मंत्री पर, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र का हम रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के राज्य मंत्री पर बीजेपी कार्यकर्ता ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं? देखिए, बीजेपी के राज्य मंत्री हैं सुशील चौहान और पहले बीजेपी के वो हरिद्वार के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पे एक अभी बीजेपी विधायक हैं सुरेश राठौड़, अभी तक उनके वो प्रतिनिधि रहे हैं। हालांकि कल उन्हें सुरेश राठौड़ ने प्रतिनिधि पद से हटा दिया है। और समाज सेवी हैं प्रदीप चौधरी, प्रॉपर्टी से भी जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। कल उन्होंने प्रेस वार्ता की प्रेस क्लब हरिद्वार में और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और जो राज्य मंत्री हैं सुशील चौहान, उन पे उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए एक जमीन के सौदा कराने के लिए उन्होंने उनसे ठगे हैं। उसके बाद वो सौदा भी नहीं कराया गया है और उसके बाद वो लगातार दबाव बना रहे थे अपनी सत्ता का। चूंकि इस समय बीजेपी की राज्य में सरकार है और राज्य मंत्री हैं सुशील चौहान, तो लगातार उल्टा उन पे ही दबाव बनाया जा रहा था कि वो मामले को रफा दफा कर लें। हालांकि इसके लेकर उन्होंने जो वो विधायक प्रतिनिधि थे ज्वालापुर के, उस पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। साथ ही बीजेपी जो सुरेश राठौड़ हैं ज्वालापुर के विधायक हैं, उन्हें भी अपने प्रतिनिधि पद से हटा दिया है। लेकिन प्रेस वार्ता करके प्रदीप चौधरी ने साफ किया है कि उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, भले सत्ता पक्ष का वो मंत्री हो या कितना दबाव हो, लेकिन वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन क्या धर्मेंद्र, ये जो पूरा मामला है वो कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव का, आपसी रंजिश का है, या फिर जो प्रदीप चौधरी जिन्होंने आरोप लगाए हैं राज्य मंत्री पर, ये गंभीर आरोप है, उनको लेकर के कोई सबूत भी मीडिया के सामने रखे हैं? देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के बाद शिकायत करने की बात की है कि उन्होंने थाने में शिकायत की है, लेकिन कोई सबूत तो हालांकि उन्होंने नहीं वो दे पाए हैं। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ ना कुछ तो बीजेपी के अंदर चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विधायक जो बीजेपी के हैं ज्वालापुर से सुरेश राठौड़, उन्होंने अपना प्रतिनिधि उन्हें बनाया था और अचानक ये जब उन्होंने ये आरोप लगाए हैं राज्य मंत्री पे, तो अचानक उन्होंने ये बात कहते हुए कि जो बीजेपी की पार्टी की रीति नीति है उसके विपरीत गतिविधियों में वो संलिप्त है और उन्हें विधायक प्रतिनिधि पद से हटाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो एक कह सकते हैं कि ये अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जो आरोप लगे हैं, हालांकि सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने शिकायत की है थाने में और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जबकि कैबिनेट के सामने 21 प्रस्ताव रखे गए थे। एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रखने पर सहमति बनी है। शहरी विकास विभाग में 27 पदों के ढांचे को मंजूरी मिली है। वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की सालाना रिपोर्ट 2018-19 को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। आईडीपीएल में बिजली विभाग की 257 करोड़ 61 लाख रुपए की बिल राशि को लेकर के फैसला किया गया है। 40 करोड़ की राशि आईडीपीएल से मिल जाएगी। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए 10 सीटर गाड़ियां ऑनलाइन अनुमति से मिलेगी। आईटी क्षेत्र में राज्य में गाइडलाइन जारी करने के लिए भी तैयार है। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से कई अहम फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने 21 प्रस्ताव शामिल किए गए थे, लेकिन 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव जिसे अगली कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है, उसको हालांकि कैबिनेट की ओर से अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन 20 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपना फैसला किया है। वहीं वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुकिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाए। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऐप विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ लकड़ी एवं आरबीएम के लिए लोगों को अप्लाई करने के बाद निश्चित समयावधि में अनुमति मिल जाए, ये मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया। साथ ही इसके लिए लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो, लोगों के हक का पूरा ध्यान रखा जाए, इसको सेवा के अधिकार के तहत सम्मिलित किया जाए। चेक पोस्ट पर नियमित चेकिंग की जाए, चेक पोस्टों पर कैमरे की व्यवस्था और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए। वहीं वन विभाग की ओर से जहां पर भी वृक्षारोपण करवाया जा रहा है, उन वृक्षों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित तरीके से कार्य योजना बनाई जाए, यह भी मुख्यमंत्री की ओर से आदेशित किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ये बैठक ली। समीक्षा करते हुए तमाम कार्यों की समीक्षा की गई। कई महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो वन विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है और साथ ही 388 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 63,585 हो गई। इनमें से 58,221 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही 270 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 11,444 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 121 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हरिद्वार में 40, उधम सिंह नगर में 40, पौड़ी में 37, नैनीताल में 36, चमोली में 25, रुद्रप्रयाग में 24, पिथौरागढ़ में 23, अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 11 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश में अब तक 1038 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश भर के साथ साथ कोरोना के आंकड़े उत्तराखंड में और पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो चिंता का कारण बने हुए हैं। उधर डोबरा चांठी पुल के पास भूमेश्वर महादेव के प्रांगण में कांग्रेस की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में डोबरा चांठी पुल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के बाद अब प्रतापनगर की जनता को काला पानी की सजा से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि हरीश रावत की कांग्रेस सरकार ने डोबरा चांठी पुल के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर किए, जिस दक्षिण कोरिया की योसिन कंपनी ने डोबरा पुल का डिजाइन बनाया और अब पुल बनकर के तैयार हो गया है। कांग्रेस ने ही पुल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया। आज प्रतापनगर की जनता की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि डोबरा चांठी पुल बनने के बाद प्रतापनगर में विकास की गंगा बहेगी। साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी डोबरा चांठी पुल अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जगह बनाएगा। मैं तुलसी जी को आज याद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में हमारे साथी थी संजय जी थी। उन्होंने प्रतापनगर की पीड़ा को उठाने का काम किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री विकास कुशवाहा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गुनियाल की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी और स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम कामयाब होती नजर आ रही है। मनीष ने पिछले 15 दिनों पहले मसूरी में महिलाओं का समूह बनाकर उनके सैकड़ों मिट्टी के दिए दिए थे, जिन पर महिलाओं ने पारंपरिक काले रंगों के माध्यम से कला को प्रदर्शित कर बाजार में बिक्री के लिए दिया है। इसे लेकर मनीष गुनियाल की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद भी की गई। वहीं गुनियाल ने दिए बेचकर महिलाओं को पैसे दिए जाने की बात भी कही है। यह आप दिए देखिए जिन पर कलाकारी की गई है। मनीष गुनियाल ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं, इसे लेकर के आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने मसूरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए और स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने के लिए पापड़, मोमबत्ती, अचार, स्वेटर समेत अन्य कामों में लगाया। वहीं उनके उत्पाद को बेचने के लिए भी मार्केटिंग की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।